कहा कि हमारे साथ क्या मुश्किलें हैं, इस पे बात करें तो पीछे जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात लिखी हुई है। लेकिन इसकी भूमिका किस तरीके से हो सकती है, ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप जेंडर बेस्ड वायलेंस की जब बात करते हैं तो वुमेन बेस्ड वायलेंस की ही बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जेंडर को समझना सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि जेंडर क्या है। तो वो सिसजेंडर, ट्रांसजेंडर या जेंडर माइनॉरिटी, इसी तक को पूरे तरीके से कैसे कंपाइल करके देखा जा सकता है कि सिसजेंडर मैन, सिसजेंडर वुमेन, ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, तो उन स्थितियों में किस तरीके से देखा जा सकता है। तो इस देश की हकीकत किस तरीके से है कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट मतलब पॉलिसीज और एक्ट पर जब आते हैं तो देखते हैं कि 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आता है और उसमें ट्रांसजेंडर साथियों को, जो ट्रांस वुमेन खास करके साथियों को और ट्राइबल साथियों को और दलित साथियों को कन्विक्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें ट्राइबल साथियों के संरक्षण के लिए और दलित साथियों के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए। लेकिन ट्रांसजेंडर साथियों के लिए कोई भी या जेंडर माइनॉरिटी साथियों के लिए कोई भी न्याय का सिद्धांत नहीं रहा। ये हमारे सैद्धांतिक संविधान में जो गैप रहे वो बहुत बड़ा गैप था। बहुत लोग सेलिब्रेट करते हैं कि हम सेलिब्रेटिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट हाउ कैन वी सेलिब्रेट? इज इट नॉट पॉसिबल दैट कि हमारे लिए 70 साल लग गए आफ्टर द 70 इयर्स कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2014 में आता है और डिफाइन होता है कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है वो भी इंसान है। वैसे तो मैं बहुत जेंडर बेस्ड काम करने वाले, वुमेन बेस्ड वायलेंस पे काम करने वाले और वुमेन अधिकारों के लिए काम करने वाले फेमिनिस्ट साथियों का बहुत बहुत सलाम करती हूँ। दीदी हैं, गार्जियन हैं, बहुत ही हम इनको देख करके आगे बढ़ी हैं और बढ़ रही हैं। और हमारे बगल में वैष्णवी जी हैं, पुष्पेंद्र सर हैं, डायस पे जितने भी साथी हैं और आगे अख्तरी दी हैं, मीना दी हैं, नशीमा है, मतलब बहुत सारे रजनी दी हैं। ऐसे साथी हैं जिनको मैं देख करके ये कर सकती हूँ। लेकिन जेंडर पे जब बात करना होगा तो जेंडर 72 तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं। मतलब जेंडर फ्लूइडिटी कहाँ किस तरीके से है और उसका इंटरसेक्सुअलिटी किस तरीके से डिफाइन होगा। कि आज जब ब्रजभूषण की बात हो रही है तो क्या वहां पे स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स वुमेन जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो किस तरीके से अपने सेक्सुअल रिलेशन रख रहे हैं, उनका मैस्कुलिनिटी पार्ट जो है, जो उनका मैस्कुलिनिटी आइडियाज है उसके साथ में वो रिलेशन बना रहे हैं, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वहां पे एक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, वो अपने आप को कैसे सामने लेकर के आ पा रहे हैं और अपनी जिंदगी को लेकर के समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से फैमिलिटी बेस्ड जो स्थितियां हैं, तो हमारे हिसाब से जो अभी तक की स्थितियां बनी हुई हैं वो एक कल्चरल बेस्ड स्थितियां हैं। मतलब एक संस्कृति बनी हुई है कि महिलाएं पिट सकती हैं, मतलब एक फिनोमेना बना हुआ है। तो महिला साथी भी उसको ऐसे ही स्वीकार करती है कि नो, और जो लोग विरोध करते हैं उन्हें समाज स्वीकारने में बहुत ये करता है, उनके ऊपर भी इस विरोध के स्वर को स्वीकार करने वाले लोगों को नेता कह देंगे या उनको गलत शब्दों से परिभाषित करेंगे। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस को अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से बात की जाए कि अगर जेंडर माइनॉरिटीज लोग हैं, सेक्सुअल माइनॉरिटीज लोग हैं, जैसा सांपा मैम ने बोला कि थर्ड जेंडर से शुरुआत किया, तो कोई भी व्यक्ति बात करता है तो मैं देखी हूँ कि जब जेंडर माइनॉरिटीज पर्संस की बात होती है तो खास करके जो ट्रेडिशनल काम करने वाले ट्रांस वुमेन साथी होते हैं उन पे ही चर्चा करते हैं। और मैं ऑर्गेनाइजेशनल काम करने वाले भी साथियों को हमने देखा है, वो कहते हैं कि आपके लोग, दे आर क्लैपिंग आपके लोग, बट वो फील नहीं करते हैं कि उनके आसपास में जेंडर माइनॉरिटीज लोग है, सेक्सुअल माइनॉरिटीज लोग है। हर 1000 में 4 ऐसा व्यक्ति होता है
जो अपने आप को जेंडर माइनॉरिटीज परिभाषित करता है, वो इंटरसेक्शनलिटी के हिसाब से वो डिसेबल भी होंगे और वो जेलों में भी होंगे, वो नौकरी कर रहे होंगे। मतलब इंटरसेक्शनलिटी की जो परिभाषा है, इंटरसेक्शनलिटी में ट्रांसजेंडर की इंटरसेक्शनलिटी को लेकर के बात करना वो एक अलग बात है। ये मतलब बहुत ही बड़ा ये है। मैं इन सब चीजों को पता नहीं 10 मिनट में किस तरीके से ये करूंगी, लेकिन पहला चीज एनसीडब्ल्यू जो है, नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन, वो वुमेन की परिभाषा क्या करता है। हम जब भी उनके पास गई, हमने कहा आप महिला की परिभाषा जो आपने अपने कानून में बनाया है उसको परिवर्तित कीजिए। आप सिर्फ सिस वुमेन और जो सेल्फ परसीव नहीं है, जो बॉडी बेस्ड आइडेंटिटीज है, कि बॉडी बेस्ड आइडेंटिटी, आई एम जस्ट आइडेंटिफाइंग यू दैट यू आर अ मेल पर्सन, you have the male genitalia, but you will be identified that you are a woman or a man or a genderqueer or आप बाइजेंडर, मिसजेंडर और कोई भी जेंडर आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा बॉडी बेस्ड आइडेंटिटी के हिसाब से आप जैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करें, तो मैं अगर आइडेंटिफाई करूं मतलब सामाजिक रूप से, तो मैं बोलेंगे कि ये महिला जेनेटेलिया का व्यक्ति है तो ये औरत है। लेकिन हम क्या आजादी दे रही है कि आप बात कर पा रहे हो कि जेंडर की, हम जब बात करना शुरू कर रही है तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की जब बात होती है तो सिंपली इसी तरीके से जो ट्रेडिशनल काम करने वाले साथी या बस्तियों में काम करने वाले साथी या सेक्स वर्क करने वाले साथी, इन्हीं लोगों के बीच में बात करने की जरूरत समझ पाते हैं और कानून पर जब आते हैं। तो जब एनसीडब्ल्यू खुद महिला की परिभाषा को परिभाषित अभी तक नहीं कर पाया है, हमने जब भी बात करा है उनसे तो हमने कहा, वो कहते हैं आप अपनी मुश्किलें बताइए। हमने कहा हमारी मुश्किल तो पहला आपका बेस जो है उस हिसाब से जो है वो उसमें किस तरीके से परिवर्तन हो सकते हैं। तो जब जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करेंगे तो अभी शरद दी बात कर रही थी जस्टिस वर्मा कमेटी, उषा मेहरा कमीशन, जस्टिस वर्मा कमीशन और उषा मेहरा कमीशन की बात। कमीशन में जब सेक्सुअल माइनॉरिटी साथी जाते हैं, कहते हैं आप इसको जेंडर न्यूट्रल कानून के तौर पे परिभाषित करने का प्रयास करें और जो खास करके सिस वुमेन साथी हैं उनके लिए भी प्रावधान अलग से उसमें परिभाषित कीजिए। फेमिनिस्ट साथियों ने पूरी तरीके से प्रयोग किया। कितना बड़ा वायलेंस का स्ट्रक्चर वहां पे एस्टैब्लिश किया गया। औरत को आदमी के सामने कैसे खड़ा किया जाता है, ये स्ट्रक्चरल वायलेंस किस तरीके से तैयार की गई। हम जब बात करती हैं तो एक प्रोजेक्ट बेस्ड बात करती हैं कि हाँ हमें महिलाओं पे काम करते हैं, लेकिन कोई महिलाओं पे काम नहीं कर सकता है। महिलाओं के जो मुद्दे हैं, अप्रोचेज है, उस पे काम कर सकते हैं। लोग काम करने वाले आते हैं, वो कहते हैं हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए काम करते हैं या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों पे काम करते हैं। तो मुद्दे क्या हो सकते हैं, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। सिंसियरली मैं देखती हूँ कि गे साथियों के लिए, लेस्बियन साथियों के लिए, बाइसेक्सुअल साथियों के लिए, इंटरसेक्स साथियों के लिए, क्वेयर साथियों के लिए, एसेक्सुअल साथियों के लिए, पैनसेक्सुअल साथियों के लिए, डेमिसेक्सुअल साथियों के लिए, मतलब 55 तरीके की सेक्सुअलिटी है कि जब दो जेनेटेलिया के व्यक्ति से मतलब डिफरेंट जेनेटेलिया, you just be identifying as a male genitalia as a female genitalia, but they are going on the bed, और वो अगर उनका साथ में एनल सेक्स करते हैं तो वो कौन सा सेक्स होगा, वो हेटेरोसेक्स होगा? नो, it's not the heterosexuality. So then why you just be making heterosexuality and the homosexuality सामने आमने सामने करके? जो माइथोलॉजी बेस्ड संस्थाएं हैं जिनका ये है, वो कहते हैं ये हमारे देश के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, ये संस्कृति के खिलाफ है, और अंदर में लिखते हैं, मतलब मैं अगर कोई जगह में लिखती भी हूँ तो अंदर में जा जाके लिखते हैं कि ये सतरंगी वाले आ गए और इनकी सतरंगी स्थितियां हैं। और ये चीजें बहुत ही मुश्किल की बात है। मतलब मैं बात करूं तो नसीमा दी यहाँ मौजूद है, ITPA की बात करें, किस तरीके से उसमें देखा जा रहा है कि सिस वुमेन साथियों को भी डिटेन किया जाता है। और आपके बिहार में कितना बड़ा वायलेंस हुआ कि
पूर्णिया, सीतामढ़ी, मतलब जो हमारे पी कानून को जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, उन्होंने इसी बिहार में आके बुलडोजर चलवाया, खड़ा होकर के पूर्णिया में चलवाया, सीतामढ़ी में चलवाया, कोई आवाज ही नहीं आई। जला दिया। हाँ, बुलडोजर नहीं चलाया, जला दिया। तो इस तरीके से इतनी जगहों पे ऐसा इंस्टीट्यूशनल वायलेंस हुए और वो हम उसको सिर्फ ट्रैफिकिंग के रूप में जोड़ करके, ट्रैफिकिंग को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है, कौन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार को इस तरीके से भ्रमित कर रही है और पद्मश्री तक लेकर के जा रही है। हमारे साथी एकदम उसके लिए कितना अप्रोच कर रहे हैं कि लड़ाई का, जैसे आईपीसी है 375, 376, 377, आप अगर महिला जेनेटेलिया का जो सब साथी है उसका 375 में एनल सेक्स अगर होता है तो उसके लिए 375 कानून के अनुसार है। अगर माइन जेनेटेलिया में हमारा जेनेटेलिया अगर मेल जेनेटेलिया है या इंटरसेक्स जेनेटेलिया से अगर होती है तो मेरे लिए कौन सा कानून अलग से लाओगे कि आप कहोगे कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट में गैप्स है, गैप्स इन द आईपीसी, एंड हाउ इज इट पॉसिबल कि उसको आप चेंज कर पाओगे। तो ये सब चीजों पर बात करना फेमिनिस्ट साथियों को भी जरूरी है कि किस तरीके से कि अगर कोई औरत साथी है जो अपने आप को औरत आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सिक्स वुमेन, और वो अपना सेक्स करना चाहते हैं, वो मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका क्या सोच है। आप तुरंत पूछने लगे तुम लोग सेक्स कैसे करेगा, अरे तुम्हारा बच्चा होगा क्या, अरे मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मुझे जीना है, आपका हक कैसे होता है हमारे बारे में पूछने। और थाने में ऐसा होता है, ऐसे संस्थाओं में भी होता है, दे आर टारगेटिंग, ऐसा वेरी मतलब इंसेन की उसको क्या कहा जाए। इस तरीके से आप टॉयलेट की बात करें, जैसे हमारे डिसेबिलिटी के जो राइट अप्रोच एक्टिविस्ट हैं वो किस तरीके से बिल्डिंग बनाई जाए, लेकिन हम तो कह रही हैं कि अगर कोई, मैं अपने आप को वुमेन आइडेंटिफाई कर रही हूँ, मैं अपने आप को औरत बोल करके औरत ये में जा रही हूँ, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि आई एम नॉट द जेंडर, मैं जेंडरलेस आदमी हूँ, आज औरत है या व्यक्ति है, उनके लिए क्या आपके पास सोच है, जबकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन उनको सेफगार्डिंग के लिए एक्ट बना रखा है। उसको सिर्फ आप ट्रांसजेंडर बोल करके खत्म नहीं कर सकते हैं। उनके ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट की जब लड़ाई चल रही थी तो मैं थोड़ा अगर ये होंगी तो यू विल बी स्टॉप। तो ये जब बहुत सारे साथी कहते थे कि हम आधी क्लास क्यों ले, पूरी क्लास लेना, हमने कहा आधी क्लास से तो आगे तो बढ़ेंगे, घुसेंगे, स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, अभी तो उसको लागू करने में ही बहुत सारी स्थितियां आ रही हैं। डीवी एक्ट में किस तरीके से ट्रांस पर्सन्स जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं इस बॉडी में वो व्यक्ति नहीं हूं जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब 1000 में 4 व्यक्ति अगर है तो इस बिहार में 6 लाख लोगों से ज्यादा आबादी है जो जेंडर माइनॉरिटीज हैं, जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज हैं, लेकिन उनके बारे में किस तरीके से हम सोच पा रहे हैं। हम सोच पा रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल नाम से ये है उनको लेकर के कुछ जगहों पर फोटो खींच लिया जाए और उस तरीके से काम करने की बात आ रही है, लेकिन हमारा कभी ये रवैया नहीं है। हम चाहती हैं ये आवाजें मजबूत हो और आप लोगों का सहयोग मिले कि नॉट इवन आई एम सेइंग दैट कि आप वुमेन जेंडर बेस्ड वायलेंस में सिर्फ वुमेन पर्संस की, वुमेन जो माइनॉरिटीज वुमेन है उसको भी बात करना आवश्यक है। और टीबी एक्ट में कैसे उनका संरक्षण हो सकता है कि अगर कोई पैंट शर्ट पहनते हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं औरत है और वो घर से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं कि मैं ऐसे पहचान में रहने चाहती, घर वाले बोल रहे हैं कि इनको मारो पीटो, और जो पुरुष महिला शरीर के व्यक्ति हैं उनको जबरदस्ती शादी की जा रही है और उनका साथ में उनके हाथ पैर बांध करके रेप कराए जा रहे हैं मामा फूफा, इससे कि वो अपने आप को औरत मानने लगे। वो पुरुष नहीं है, हाँ उनका पास स्तन है, वजाइना है, बट दे आर सेइंग दैट आई एम अ मैन, आई एम अ मैन। ये कौन आपको अधिकार देता है कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा जेंडर आइडेंटिटी क्या है, मेरा पहचान क्या है। वो परिवारों में समाज में कैसे संवेदनशीलता बनेगी। आज जो भी
वुमेन एंड सिस मैन के सामने स्थितियां मौजूद है कि कानून में क्या परिवर्तन होने चाहिए, किस तरीके से उनको कन्विक्शन का चार्ज देना चाहिए और कैसे बदलाव हो सकता है। मेरा मानना है कि संवेदनशीलता की स्थितियां किस तरीके से जेंडर न्यूट्रल होगी, उसके लिए क्या काम किए जा सकते हैं, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल दायित्वों पर सबसे ज्यादा निर्धारित करता है। कि अगर हम माइग्रेशन की भी बात करें तो जेंडर माइनॉरिटीज पर्संस, फ्लड की बात करें जेंडर माइनॉरिटीज पर्संस, मतलब एक छोटी से छोटी चीज बड़ी से बड़ी जगहों पे जरूर इन सब चीजों को, कि मतलब अगर सेक्स वर्कर है तो जेंडर माइनॉरिटी सेक्स वर्कर भी है, और वो सिर्फ महिला साथियों को सेक्स वर्क के लिए ही कन्विक्शन नहीं हो, वो सिर्फ मैन साथियों को भी वो कन्विक्शन का ये होनी चाहिए जो स्थितियां बनी हुई हैं। शांपाली है ओके, पॉस्को जो है उसमें किस तरीके से जो जेंडर नॉन कंफर्मिंग पर्सन है, 18 साल के पहले जेंडर नॉन कंफर्मिंग पर्सन है, उनके लिए पॉस्को क्या कह रहा है, जे भी क्या कह रहा है, बहुत बहुत वास्ट स्थितियां हैं कि जब हम बच्चों को नहीं समझा पाए, अपने बच्चों को, कि औरत आदमी जैसा कोई व्यवहार ये नहीं है, ये सेल्फ रिसीव है। आई एम सेल्फ रिसीविंग, हु एम आई, व्हाट्स माय आइडेंटिटी, इट्स अ डिपेंड्स ऑन। इस पर क्रिया ने बहुत काम किया है। मैं वहां पे एक साथी रहे, वो इंटरसेक्स साथी रहे, और उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, और वो अपने आप को इंटरसेक्स वुमेन बोलते थे, और लेस्बियन साथियों के लिए वो अपने आप को लेस्बियन बोल करके भी आते थे, तो उसकी संघर्षों की लड़ाई लड़ते थे। तो हमें ये सारी चीजें सीखने का मौका मिला है। बहुत नजदीक से तो मैं क्रिया से नहीं जुड़ी रही हूँ, लेकिन इट इज अ वेरी नेसेसरी कि किस तरीके की स्थितियां होंगी, कि मतलब अगर आप बाल संरक्षण की बात कर रहे हैं तो वहां पे जेंडर माइनॉरिटीज व्यक्ति रहेंगे या नहीं रहेंगे। ओनली 2 मिनट दीदी, सॉरी। और सेम सेक्स मैरिज पे क्या स्थितियां हैं, हम तो सेम सेक्स की बात ही नहीं करती हैं। समयौनिकता तो बहुत ऐसे व्यवहार में रहे या ना रहे, सबसे बड़ा है प्यार। मेरा प्यार किससे है, वो डिपेंड्स ऑन द मी, वो उसको आजाद छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज तो बात हो रही है रिलीजियस एस्पेक्ट में, किस तरीके से मैरिज को लिबर्टी है, नॉन लिबर्टी है, इस पे ही चर्चा हो रही है। अरे प्यार करने दो, प्यार करने वाले हैं, उनका कंसेंट क्या है। मतलब मैं महिला कमीशन में एक साथी मेंबर थी, यहाँ बिहार की बात है, उन्होंने कहा, मैं गई, मैं बोली कि सम पर्सन कि जो महिला साथी है उनकी जबरदस्ती शादी हो जा रही है, वो अपने आप को आदमी बोल करके आइडेंटिफाई करते हैं, और कुछ पुरुष जेनेटिलिया के व्यक्ति है वो अपने आप को औरत पहचान में आइडेंटिफाई करते हैं, और उनका सामाजिक मजबूरी दिखा करके उनकी शादी हो जाती है। आप इसको देखिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रेशमा, सब कुछ नहीं होता है। अरे जिसको बच्चा नहीं होता है वो लोग आता है, वो कहता है, तो उसका देखते हैं शादी का, वो लड़ाई उड़ाई झगड़ा करता है, तो उसको ये करता है। उनके मार्च में जाने के बाद नवंबर में उन्होंने अपनी बेटी का शादी किया। बेटी जो हस्बैंड उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि वो उनका शादी होगा, शादी हुआ। वो पर्सन मैनेजर था, मतलब बैंक में मैनेजर था, और वो मैनेजर रहते हुए वो बोला कि अपने पार्टनर को ले जा करके कि मुझे बिछिया पहनना पसंद है और साड़ी पहन करके सेक्स करना पसंद है, आर यू एग्री। वो लड़की डरी हुई थी और वो उसके साथ में सेक्स बनाने का प्रयास किया, बट वो सेक्स में विफल रहा। मतलब उसका तो चॉइस तो था नहीं, वो अपने आप को तो औरत आइडेंटिफाई करता था, वो व्यक्ति करते थे। तो कैसे ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे फोन किया और वो मुझसे रोने लगी कि रेशमा आप जो बोली थी मैंने उस पर सोचा नहीं, आज मेरे सामने ऐसा है। और ये सच्ची कहानी है एकदम, मतलब रियली। मुझे 12 जनवरी को फोन आता है नवंबर से लेकर के, और वो दूसरे प्रदेश में उन्होंने शादी किया और तीसरे प्रदेश में वो पर्सन रहते हैं व्यक्ति। कितना मुश्किल की बात है। ये सब आपके आसपास की कहानियां हैं, ये सब। ये तो एक मैं सप्लीमेंट दे रही हूँ कि इस तरीके की चीजें हैं। तो जेंडर को आजाद करो, और वायलेंस की बात करो तो वायलेंस इज अ वायलेंस। और 1 बिलियन राइजिंग में हम बात करती हैं कि किसी भी तरीके की हिंसा के खिलाफ में रजनी दी ने हमें मौका दिया था, तो हमने
कि हम खिलाफ हैं और हम हरदम रहेंगे। वो ट्रांस व्यक्ति हो, सिस व्यक्ति हो या जेंडर कंफर्मिंग व्यक्ति हो, नॉन कंफर्मिंग व्यक्ति हो, वो सभी के लिए बाइनरी और नॉन बाइनरी, उन सभी के लिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि खड़े हों और ये द प्रैक्टिस ऑफ द पर्संस उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है, जिससे कानून बहुत अच्छी बन पाए, जिसका उपयोग सभी लोगों को हो। बहुत बहुत शुक्रिया। गणमान्य व्यक्ति हैं और विभिन्न संस्थाओं से आए हुए जो प्रतिभागी हैं, काफी हर्ष का विषय है कि महिलाओं के ऊपर आप लोग की बातों को सुना और ये बहुत ही तथ्यपूर्ण बातें सुनने को मिला। यहाँ पर डिमांडेड नहीं है कि सरकार क्या कर रही है और नॉन फॉर प्रॉफिट क्या कर रही है और कई संस्थाएं क्या कर रही है। जो महिलाओं का इशू है और जेंडर वायलेंस का जो इशू है वो कट अक्रॉस करता है सभी सेक्टर्स को, सभी स्ट्राटा को, और कहीं न कहीं जरूर दलित महिलाएं कहीं न कहीं ज़्यादा उसका दर्द झेलती हैं, क्योंकि जो फोरम ऑफ प्रेशर है वहाँ तक पहुँच पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। कई बार सूचनाओं के अभाव में, कई बार परिस्थितियों के अभाव में, लेकिन सरकार की तरफ से बेसिकली आप लोग को ज्ञान है कितने सारे फोरम हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी फोरम है उसमें विशेषकर पिछले 5 वर्षों से जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है सरकार के साथ, हम लोग भी, मैं भी पर्सनली अटैच रहा हूँ, क्योंकि जब मुजफ्फरपुर में थे तो डीपीएम में कार्य करने का अवसर मिला, जहाँ भी महिला विकास निगम के साथ कार्य करते हैं, समाज कल्याण विभाग लोगों के नोडल विभाग है महिलाओं के लिए पदाधिकारी हैं, तो उस विभाग के अन्य पदाधिकारियों के साथ परस्पर समन्वय के साथ हम लोग कार्य करते हैं। जो कहने की बात यही है कि जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसका जो एक स्वरूप यही है कि जब महिलाएं हमारे पास उस बंधन को तोड़कर आती हैं तो हम लोग अपना भी प्रयास होता है कि जजमेंटल हुए बिना उनकी बातों को सुना जाए और निर्देशन किया जाए, क्योंकि अमूमन जो हमने देखा है वो मैटर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करती है नेचर में, उसका यस नो में और फास्ट स्लो में कोई जवाब कई बार नहीं होता है। जो आयाम है वो यह है कि किस परिस्थिति में आप देखते हैं। जैसे अगर एक्टिविस्ट आप देखते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित होते हैं इसका मामला का निपटारा तुरंत हो जाए। एज ए गवर्नमेंट हम देखते हैं तो उसमें कुछ और नज़रिया होता है। एज अ महिला जो आती है वो हमेशा स्प्लिट माइंड और डबल माइंड में होती है, वो ना इस पार जाना चाहती है ना उस पार जाना चाहती है, क्योंकि जो हम लोग का भी परिस्थिति और समाज है उसमें जो भी जेंडर वायलेंस है, अगर हम लोग आफ्टर मैरिज की जेंडर वायलेंस की बात करें स्पेसिफिकली, तो उसमें शी इज ऑल्सो नॉट 100% श्योर व्हाट टू डू मोर और लेस टाइम, बट एक चीज उनके दिमाग में जरूर आता है कि जो वायलेंस हो वो तो पहले खत्म हो ही जाए और एक उसका परमानेंट सोल्यूशन उनको मिल जाए। लेकिन सोल्यूशन के क्षेत्र में कि किस प्रकार से पुलिस कार्रवाई होनी है या कहाँ तक वो सक्षम है लड़ पाने में उस वायलेंस के अगेंस्ट, उसमें कहीं ना कहीं उनके मन में हमेशा शंका का भाव रहता है। हम लोग प्रयास वही करते हैं जो हम लोग के सेंटर्स हैं, वन स्टॉप सेंटर या अन्य जो भी काबिलियत की सुविधाएँ हैं, कि वो जैसा चाहती हैं उनको वो न्याय मिले। अगर वायलेंस का स्वरूप है इस तरह का तो जो भी विधिसम्मत कार्रवाई है वो होनी चाहिए और कहीं ना कहीं सख्ती के साथ होनी चाहिए। जो दूसरा पहलू यही है कि कब आती है महिलाएं हम लोग तक, तो वो कितनी बार बहुत विलम्ब हो जाता है उसमें कई बार बहुत विलम्ब हो जाता है। जैसा कहा गया है कि मतलब जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, चीज़ें जो हमने पढ़ी लिखी और देखी हैं कि कम से कम 10 बार 12 बार जब वायलेंस हो जाता है तभी वो किसी न किसी डिसाइसिव निर्णय तक पहुँचती हैं और अपने चौखट को लांघ पाती हैं। अदरवाइज वो वन मोर टाइम और वन मोर चांस देने का बात हमेशा करती है। तो हाँ, ये जानकारी अगर उन पर हो जाए कि नहीं मतलब अगर पहली बार हुई है तो दूसरी बार भी होगी और तीसरी बार भी होगी, तो कोई अंत नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो मतलब दोनों स्तर पे, एक इस स्तर पे कि जहाँ से सरकार की तरफ से सुविधाओं की बात हो और रिड्रेसल की बात हो, पुलिस की तरफ से एक कहीं काफ़ी संवेदनशील रवैये की बात हो और जानकारी की जहाँ तक बात हो महिलाओं में स्वयं कि किस प्रकार से उसको तुरंत स्कलेट करके लिए जाना है। और जो पेशेंस है वो हम हमेशा बोलते हैं कि पेशेंस नहीं होना चाहिए,
मतलब पेशेंट्स का जो बैंडविड्थ है वो 0 होना चाहिए, तभी वो उस चीज़ को बहुत जल्दी ला पाएंगे और परिवार में भी यह मैसेज जाएगा कि नहीं, इसके लिए तो 0 टॉलरेंस है, क्योंकि इसका सही में 0 टॉलरेंस है। मैंने पहले भी बोला कि ये मतलब फिनेंशियली और मतलब उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। हमने देखा है, हमारे पास कई बार केसेस भी आते हैं जिसमें कि जो महिला इस पर काम कर भी रही है, जो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है, वो भी काफ़ी लंबा जेंडर वायलेंस सफर करने के बाद ही आ पाती है। तो ये है। और जहाँ तक बात है अब हम लोग जो लेते हैं कि किशोरियों के कोई जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात है, तो उसमें ऐसे DCPO हम लोग का हमेशा प्रयास रहता है कि अवेयरनेस चाइल्ड हेल्पलाइन का काफ़ी फास्ट रिड्रेसल और जो भी कंप्लेन आते हैं उसका एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल हो जाए, और ताकि दिक्कत कम से कम हो। पुलिस की सेंसिटाइजेशन की जो जहाँ तक बात है, वहाँ पे हम लोग काफ़ी प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो पटना में ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है पुलिस की, वो काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी संवेदनशील है। ये बताते हुए हमको ठीक अच्छा लग रहा है कि एक पूरी यूनिट है यहाँ पे KHTU की, तो वो काफ़ी ज़बरदस्त है। वहाँ पे काफ़ी हम लोग को सहयोग मिलता है DCPO को और अन्य पदाधिकारियों को भी। तो उसमें अवेयरनेस सबसे की पार्ट है। तो हम लोग कई बार स्कूल लेवल पे भी अवेयरनेस कि जो कोलैबोरेशन है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, गवर्नमेंट का और मतलब कम्युनिटी का, तीनों का, ये बहुत आवश्यक है। हमेशा से आवश्यकता इसकी नहीं है। अपने मुजफ्फरपुर में जब हम लोग कार्यरत थे तभी भी हम लोग बहुत बल देते थे इस कोलैबोरेशन को। मतलब तीनों लेयर पे ही सपोर्ट का आवश्यकता होता है। ये तीनों बुझी हुई चीज़ें मतलब इसमें कहीं भी स्कोप नहीं है कि आप या हम या जो लोग हैं वो तीनों एक दूसरे पे डाउट करें, क्योंकि वो उससे शक से कमजोरी होती है कोई भी रिलेशनशिप। तो यहाँ तक की तरफ से हम लोग सदैव तत्पर है। अगर आप लोग का कोई इशू कभी भी तो निर्भीक रूप से हम लोग ला सकते हैं, और हम लोग प्रयास पूरा करेंगे कि एक प्रॉपर रिड्रेसल उसका कराया जाए अपने स्तर से। तो सरकार इसके प्रतिबद्ध भी है और हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं इंस्टीट्यूशन के साथ। हम धन्यवाद देते हैं और साथ सुना है, और वंदना जी का धन्यवाद कि उन्होंने आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में हम लोग। तो इस कार्यक्रम के थ्रू हम लोग फिर से रिट्रेट करेंगे कि जो भी इवन प्री बर्थ से लेकर अभी तक, जैसा आपने देखा होगा कि PCT एक्ट को भी लेकर काफ़ी जिला प्रशासन पटना प्रतिबद्ध है और तत्पर है। ये बैठक हुई और काफ़ी कड़ाई से चीज़ें कराई जा रही हैं। तो और जेंडर वायलेंस का तो एक बड़ा पड़ाव है। लेकिन हाँ, इस कक्ष में बैठे हुए महिलाओं को भी हम बताएंगे और आग्रह यही रहेगा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। मजबूती है अपनी बातों को मजबूती से रखने की, मतलब जिस तरह से समाज में कम से कम, क्योंकि ये भी मेरा अनुभव रहा है कि बहुत ही मजबूत महिलाएं अक्सर कमज़ोर हो जाती हैं जब बातें जेंडर वायलेंस की, क्योंकि भाई आवाज़ तो वही सुनती है। हम लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।